जय हिंद 11th क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो है ये अपना, आगे बढ़ते हैं इसमें। पिछली क्लास में रासायनिक संयोग के नियम स्टार्ट किए थे अपन ने, कुछ नियम यहाँ पर पिछली क्लास में 3 नियम पढ़ लिए थे। चौथा नियम है हमारे पास व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम सन 1792 में वैज्ञानिक रिचर ने दिया था। ये नियम सन 1792 में वैज्ञानिक रिचर ने दिया था। तो ये नियम क्या कहता है वो सुन लीजिए, यहाँ पर बाद में समझ लेंगे इसको, ठीक है। नियम कहता है कि जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल अनुपात का दूसरा नाम गुणित अनुपात भी है, तो वे आपस में इसके एक सरल अनुपात या गुणित अनुपात में संयोग करेंगी जिसमें वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं या कर रही थी पहले। फिर से सुन लीजिए नियम क्या कहता है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम, अभी समझेंगे इसको, अभी बस आप यहाँ पर देख लो, ठीक है, क्या है ये नियम। तो ये नियम दिया था सन 1792 में वैज्ञानिक रिचर कहते हैं कि जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा इसके एक सरल अनुपात या गुणित अनुपात में संयोग करेगी जिसमें वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है अपन ने। एग्जाम्पल से समझ लो अब ये नियम है क्या। जैसे कि हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से अलग अलग कराएं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं। जब कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पता है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो H2O जल बनता है, ठीक है। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हमें पता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं H2O जल बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, दुगुना कर दो 6 दूनी 12, परमाणु भार 12 हो गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, दुगुना कर दो 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पर परमाणु भार। ऑक्सीजन की बात कर लें, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 का दुगुना 16, एक का परमाणु भार होता है 16, यहाँ पर तो 2 है, दुगुना कर दो 16 दूनी 32, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 है। तोड़ दिया, मतलब 2 से भाग कर दिया, आधा कर दिया इसका, तो 12 का आधा 6 लिख सकते हैं और 32 के आधे 16 लिख सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 6:16 आया। अब H2O में देख लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, जल बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखें। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार भी 1, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का, परमाणु भार भी 1 का 1 है, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो 1 का 1 था तो 2 के 2 हो गए, हो जाएगा परमाणु भार। ऑक्सीजन का 16 होता है, हमें पता है, ठीक है। यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, 2:16। अब देख लो नियम क्या कह रहा था। तो देखो ये 2 तत्व अलग अलग हैं, यहाँ पर ये 2 तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। कार्बन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 2, यही तो कह रहा है। जब 2 तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, कार्बन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 2, भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, कार्बन की मात्रा अलग है, हाइड्रोजन की मात्रा अलग है। तो जब 2 तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग, मतलब अलग से, कार्बन ऑक्सीजन से बात क्रिया कर रहा होगा तब की बात अलग है, हाइड्रोजन क्रिया कर रहा होगा तब की बात अलग है, ठीक है। तो जब 2 तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं अलग अलग किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है, तीसरा तत्व ऑक्सीजन निश्चित मात्रा से संयोग कर रही ना, यहाँ कार्बन की मात्रा 6, ये ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा 16, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की मात्रा 2 और ये ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा 16 से ही संयोग कर रही, देख लीजिए। तो जब 2 भिन्न भिन्न तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा इसके सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में संयोग करेंगी। देखो उसी अनुपात में संयोग कर रही है, सरल अनुपात या गुणित। 2 का गुणा में कितना है 6, 2 दूनी 4 तिया 6, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 होता है कि नहीं होता। तो 2 का सरल अनुपात ही है ना 6,
तो ये अब आगे भी इसी अनुपात में संयोग करेंगे। फिर से सुन लीजिए क्या कहता है, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, कार्बन और हाइड्रोजन की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, तीसरा तत्व ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा से संयोग कर रही है, तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा इसके एक सरल अनुपात में या गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। यानी आगे भी यही नियम लगेगा जिसमें वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जब भी कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करेंगे, जिस भी यौगिक का निर्माण करेंगे, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा इसी अनुपात में होगी, 6:2 में। जैसे एक मेथेन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मेथेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मेथेन का निर्माण करते हैं। मेथेन, इसमें अनुपात कितना होगा? 6:2 का ही होगा। कितने होगा? 6:2 का ही होगा। बात आ रही समझ में? तो कार्बन और हाइड्रोजन जब भी संयोग करेंगे किसी भी यौगिक में, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा कितने रहने वाला है? 6:2। तो ये नियम था व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम, जैसे दिया था वैज्ञानिक रिचर ने 1792 में। एक बार फिर से सुन लीजिए नियम क्या कहता है। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन, जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं ये हैं, 6 और 2 अलग अलग मात्राएं हैं, अलग अलग किसी तीसरे तत्व की, ये अलग 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 किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती हैं, तो वे आपस में, मतलब ये और ये, तो वे आपस में उसी अनुपात में अथवा इसके एक सरल अनुपात या गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। यानी आगे जब भी यौगिक बनेगा तब की बात कर रहे हैं जिसमें वे तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से संयोग करती है। ठीक है, यानी आगे जब भी कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करेंगे वो हमेशा कौन से अनुपात में होंगे? 6:2 में। जैसे एग्जांपल के लिए मेथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, इसमें अनुपात कितना होगा कार्बन और हाइड्रोजन का? 6:2। ठीक है, तो ये था व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट नियम है हमारे पास, लास्ट नियम है हमारे पास गे-लू-सैक का गैसीय नियम, या गैसीय संयोग का नियम, गैसीय संयोग का नियम। गे-लू-सैक का गैसीय संयोग का नियम ये दिया था सन 1808 में। वैज्ञानिक यही थे, गे-लू-सैक नाम के ये वैज्ञानिक थे। तो ये नियम था गे-लू-सैक का गैसीय संयोग का नियम। ये जो नियम है ये वैज्ञानिक गे-लू-सैक ने सन 1808 में दिया हुआ है। ये नियम क्या कहता है? गैसीय संयोग का नियम है, यानी दो गैसें या अधिक गैसें आपस में क्रिया कर रही होंगी। तो ये नियम कहता है कि जब दो गैसें आपस में क्रिया करती हैं, दो या अधिक गैसें, जब गैसें, ऐसा बोलते कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, तो उनके आयतनों में सदैव एक सरल अनुपात होता है। तो उनके आयतनों में सदैव एक सरल अनुपात होता है। और यदि उनकी क्रिया से बना उत्पाद या पदार्थ जो है वो भी अगर गैस है, तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में ही होगा। कैसे होगा? सरल अनुपात में। अभी एग्जांपल से अपन समझ लेंगे क्या है ये नियम, क्या नियम कहता है ये। फिर से देख लीजिए गे-लू-सैक का नियम, गे-लू-सैक का गैसीय संयोग का नियम, तो ये दिया है सन 1808 में वैज्ञानिक गे-लू-सैक ने। देख लीजिए यहाँ पर नियम क्या कहता है, देख लो, अच्छा समझ लो, एग्जाम्पल से समझ लो, फिर बता देते हैं। एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल है मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दो गैसें हैं, क्रियाकारक हैं। हाइड्रोजन का एक आयतन, हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है, क्लोरीन का भी सूत्र Cl2 होता है, इसका भी एक आयतन लिया। ठीक है, ये आपस में क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ये संतुलित हो गई 2HCl। यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ये जो मिला है इसके दो आयतन है, यही ना, इसके दो आयतन, इन दोनों के थे एक एक आयतन और इसका मिला है कौन सा आयतन? 2। देख लो दोनों क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन भी गैस, क्लोरीन भी गैस।
और जो उत्पाद बना है वो भी गैसीय अवस्था में है, तो इन सबका आयतन हमेशा एक सरल अनुपात में होगा। देखो तो अनुपात लिखें तो हाइड्रोजन 1, क्लोरीन का भी 1 और HCl का 2, देखो सरल अनुपात में है, 1 1 2, ठीक है, सरल अनुपात में है, गुणित अनुपात में नहीं है, बिल्कुल सरल अनुपात में है। चलिए तो नियम क्या कहता है एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। फिर से सुन लीजिए, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, ये दो गैसें हैं, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। और यदि उनकी क्रिया से बना पदार्थ भी, क्रिया करने के बाद यानी जो उत्पाद बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो जब उनकी क्रिया से बना पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होगा। और कंडीशन क्या है, यहाँ पर सभी आयतन, जितने भी आयतन हैं वो एक ही ताप और एक ही दाब पर नापे जाने चाहिए या नापे जाएं, ठीक है। फिर से सुन लीजिए क्या कहता है गेलुसैक का गैसीय संयोग का नियम, ये नियम दिया है सन 1808 में वैज्ञानिक गेलुसैक ने। नियम कहता है कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, और यदि उनकी क्रिया से बना पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। और कंडीशन है ताप और दाब, आयतन जब भी नापे जाएंगे तो उनके ताप और दाब एक समान होने चाहिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए, तो ये है नियम, लिख देते हैं यहाँ पर, नियम लिख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, सरल अनुपात में होते हैं। और यदि उनकी क्रिया से या संयोग से, क्रिया से बना उत्पाद या पदार्थ, उत्पाद भी गैस है, तो उसका आयतन यानी उत्पाद का आयतन, तो उसका आयतन क्रियाकारी गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होगा, सरल अनुपात में होगा, जबकि सभी आयतन एक ही ताप एवं दाब पर नापे जाएं, यानी ताप और दाब परिवर्तित ना हो पाए, है ना, ताप और दाब परिवर्तित नहीं होने चाहिए, एक ही ताप एवं दाब पर सबके आयतन नापे जाने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए गेलुसैक का नियम। वैज्ञानिक गेलुसैक ने गैसों से संबंधित ये नियम दिया है सन 1808 में, ठीक है। नियम कहता है कि जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उनकी क्रिया से बना पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होगा, जबकि सभी आयतन एक ही ताप एवं दाब पर नापे जाने चाहिए या नापे जाए। अभी ये एग्जाम्पल बताया था, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका एक एक आयतन लिया था, इसका एक आयतन, इसका भी एक आयतन, ये आपस में क्रिया करके HCl के 2 आयतन का निर्माण करती हैं। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो इसमें अनुपात 1, अनुपात 1, अनुपात 2, ये सब सरल अनुपात में है, ठीक है। तो ये हमारे रासायनिक संयोग के नियम हो गए हैं खत्म। तो आप लिख लीजिएगा इनको और पढ़िएगा, मोस्ट IMP टॉपिक है ये, आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे अपन।